नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बेल भारत के प्राचीन फलों में एक महत्वपूर्ण फल है। बेल को बेलगिरी, बेलपत्र, बेलकाठ कई नामों से जाना जाता है। बेल के फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना लाभकारी है। इन सभी लाभों को देखते हुए जिन किसानों ने बेल के बाग लगा रखे हैं, वे किसान इनसे अधिक फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्य करें, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपूतली के डॉक्टर दिनेश यादव से। बेल फल एक ऐसा फल है जिसको ब्रह्म फल भी कहा गया है। इसको अमृत फल कहा गया है। इसका जो मुख्य लॉजिक अमृत फल होने का यही है कि इसमें जो विटामिन B2 होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी 100 ग्राम जो पल्प होता है उसमें 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प के हिसाब से पाया जाता है। और आज के युग में जो अपने जंक फूड खा रहे हैं या केमिकल युक्त खाना ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें विटामिन जो B2 है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बागवान भाइयों, बेल के बाग लगा देने से मात्र अधिक फलोत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए बाग में समय समय पर समसामयिक कार्यों को करना होगा। तभी आपको बेल के पौधों से अधिक फलों का उत्पादन मिलेगा। ये ऐसा एक फल है जो सबसे ज़्यादा पेड़ पे टिका रहता है। इसके लगभग 9 जो फूल आने के बाद में 9 से 11 महीने तक ये पेड़ पे रहता है। तो पेड़ में अगर पेड़ के आसपास सूक्ष्म तत्व की कमी है तो फल फटना शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बोरोन तत्व की कमी है तो फल फट जाएगा। या पानी की जो उपलब्धता है या सिंचाई कर रहे हैं उसमें अनियमितता है, उससे उसकी वजह से भी फल फट जाता है। तो अपने को निश्चित एक अंतराल पे इस पेड़ में पानी देता रहना चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जिसमें मुख्य रूप से बोरोन है, उसको बेसल डोज में भी दे सकते हैं और उसको 0.4% का घोल बना के सितंबर अक्टूबर के महीने में उसके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे बेल जो फटने की समस्या है वो नहीं की बराबर रहती है। किसान भाइयों, फलों के गिरने के कई कारण हैं। यदि आप फलों के गिरने के कारणों का पता लगा लेंगे और सही समय पर इसके निदान के लिए उचित कदम उठा लेते हैं तो इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। बेल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है फूल झड़ने की आती है। एक तो इसका कारण होता है प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, जैसे अप्रैल का महीना है या मई का महीना है, उस समय अगर विंड स्ट्रॉम आ गया, आंधी आ गई, ज़्यादा एकदम टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से भी वो फूल झड़ सकता है। लेकिन अपने को उसका मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से जो फूल है वो कम झड़ेगा। मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि उसको जब फूल आता है उसके पहले ही अपने उसमें गोबर की खाद डाल दें। बेल पत्र में गोबर की खाद डालने का समय एक तो बरसात का मौसम होता है जुलाई में, या उसको फिर फरवरी मार्च में भी डाल सकते हैं। उसमें जैसे सड़ी हुई गोबरी खाद प्रति जो मेच्योर पौधा है, मेच्योर पौधे का मतलब हुआ उसकी उम्र 5 साल से अधिक है, तो उसमें अपने को 40 से 50 किलो, और 10 साल से अधिक पौधा है तो उसमें 70 से 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद तने को छोड़ के, और जो रिंग सिस्टम होता है, बेसिन सिस्टम इरिगेशन, उसमें अपने को एप्लीकेशन करना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसी के साथ जो अपना सुपर फास्फेट के रूप में जब फास्फोरस देंगे, यूरिया देंगे, इसमें 500 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो 500 में से आधा यूरिया अपने बेसल एप्लीकेशन पे देंगे, बाकी जो बचा हुआ यूरिया अपने सितंबर अक्टूबर के मंथ में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम एप्लीकेशन कर देते हैं। और इसका छिड़काव जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है पानी वाला, जिसको लिक्विड बोलता है, 15 लीटर पानी में 60 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो फल फूल झड़ने की समस्या कम आएगी। एक हार्मोन आता है नेप्थलिन एसिटिक एसिड, जिसको NAA बोलते हैं, उसको 15 लीटर पानी में 4 ml
डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से जो फल फूल झड़ने की समस्या है उससे अपने को निश्चित रूप से निजात मिलेगी। और नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर इसमें सिंचाई में गैप दे दिया आपने, बहुत दिन तक सिंचाई नहीं की, तो फल फटने की फिर समस्या आ जाती है। बूंद बूंद सिंचाई है आपके पास तो एक निश्चित अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल के पौधों में कीट रोगों का प्रकोप बहुत ही कम होता है और यदि किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे तो इनके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव कर सकते हैं और अधिक फलों का उत्पादन ले सकते हैं। बेल में एक समस्या और आ जाती है, इसका जो तना है वो खराब हो जाता है। तो बरसात जैसे ख़त्म हो जाती है उस समय तने के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगाते हैं। बोर्डो पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उसमें जो घरों में चूना का जो अपने पुताई जिसको वाइट वॉशिंग बोलते हैं, वाइट वॉशिंग जैसा घोल बना लें और उसमें नीला थोथा डाल दें और एक रसायन डाल दें। इन तीनों को अपने इसमें जो मेन स्टेम होता है उस स्टेम के ऊपर पुताई करने से जो कैटरपिलर लगता है, इसका बार कैटरपिलर लगता है, वो नहीं लगता है और जनरली इसमें ज़्यादा बीमारियां आती नहीं है। तो इस तरह से अपना निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे तो बील ज़्यादा लगेगा। इसमें पत्ती वाला कोई धब्बा रोग है या बैक्टीरिया स्पॉट डिजीज लग गया तो उसमें एक निश्चित दवाइयाँ आती है, उनका आप छिड़काव करें और इस तरह से अपने को अधिक मुनाफा मिल सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी भैंसों के प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में गिरावट आ सकती है। तो आप गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखभाल किस तरह से करें, आइए जानते हैं। ये किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है गर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज कर रहा है, हमारे प्रकृति का वातावरण में जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के बीच करीब करीब छूने जा रहा है। होता क्या है किसान भाई, इसमें बॉडी का जो एनर्जी, पशु को जो आप खिलाते हैं किसान भाई, उसका मैक्सिमम एनर्जी जो है यूज हो जाता है। पशु अपना टेम्परेचर को, अपना सिस्टम को बैलेंस करने में उसका एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो प्रोडक्शन पर्पस है, उत्पादन पर्पस जो एनर्जी नेट रहना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध में उत्पादन में कमी हो जाती है। गर्मियों के दिन में देखिएगा पशु में क्या परिवर्तन होता है किसान भाई। पशु पहले तो एक जब टेम्परेचर 30-32 रहता है तो हाँफने लगती है, जिसको पेंटिंग कहते हैं। मुंह से लार गिरने लगता है, पसीना चलने लगता है। तो इस पर जानवर की ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और दूध उत्पादन में जो एनर्जी शिफ्ट होना चाहिए वो कम मिलता है। परिणाम स्वरूप ये दूध उत्पादन कम होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी अपने गाय व भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा और इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। सबसे पहले किसान भाई, घर जो है डेयरी एनिमल का बहुत बड़ा चीज़ है, आश्रय। क्योंकि डेयरी एनिमल ये नहीं है कि दिन भर ग्रेजिंग 8 घंटा करता है। घर का जो हो वो ऊपर में शेड हो। अब मोस्टली फार्मर्स लोग या तो एस्बेस्टस का बनाते हैं या तो टीना का। नहीं किसान भाई, अगर एस्बेस्टस बनाए हैं तो उसके ऊपर पुआल डालिए। अगर चूंकि वो दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, अगर टीना का है तो उसके ऊपर भी फूस डालिए ये। और उसको टीना का है तो उसको वाइट पेंट से पेंट कर दीजिए ताकि रिफ्लेक्ट करे, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करे, रिफ्लेक्ट करे। फूस डालिए। उसका जो खिड़की है, मतलब खिड़की के चारों साइड में जूट का बोरा, जूट का गनी बैग जिसको कहते हैं, उसको भिंगा के खिड़की के चारों ओर डालिए, जिससे गाय अपने आप को आराम फील करता है। अगर हो सके
तो गाय के शरीर के ऊपर अगर हो सके तो ये आप झरना पानी का फव्वारा दीजिए, शाम के टाइम में आप फव्वारा चलाइए, तो इससे गाय आराम फील करती है। दूसरा फीडिंग जो है भोजन गाय को या तो सुबह 8 से 10 के बीच कर लीजिए, नहीं तो लेट इवनिंग से 5 बजे 4 बजे के बाद कीजिए। तो पशुपालक भाई अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखे चारे खिलाएंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि पशुपालक भाई जो हरा चारा इत्यादि खिलाते हैं उसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसके लिए वह अपने दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्व मिलाकर खिलाएंगे। चाहे इसे वह खनिज लवण के रूप में खिला सकते हैं या जो पशुपालक भाई आटा खिलाते हैं उसमें अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वहन हेतु 1 किलोग्राम दाना मिश्रण आप अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना जरूरी होता है। फीडिंग कराने में आप ये सावधानी रखिए कि दोपहर में नहीं कराना है। फीडिंग जो कराना है उस फीडिंग में अब देना क्या है, फाइबर मतलब गाय के भोजन में फाइबर युक्त ये भूसा कम करेंगे, दाना की मात्रा बढ़ा देंगे। सीधा सीधी मोटा मोटी दाना में अब कौन मक्का में जो है फाइबर कम है, एनर्जी ज़्यादा है, हाईली फर्मेंटेबल है। गर्मी के दिनों में गाय को स्वेटिंग भी ज़्यादा होता है, पसीने में देखिएगा सोडियम और पोटासियम काफ़ी निकलता है। पोटासियम का किसान भाई काम है कि वो स्ट्रेस मेंटेन करता है। तो मिनरल मिक्सचर की भी मात्रा किसान भाई जैसे 25 से 30 ग्राम है तो गर्मी के दिन में 50 से 70 ग्राम पर डे कर देना चाहिए। हमेशा उसके सामने पानी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। तो इन सब बातों पे किसान भाई अगर ध्यान दीजिएगा तो दूध उत्पादन में बरकरार रहेगा और पशु की कमजोरी, पशु का स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सूत्रकृमि ऐसे जीव होते हैं जो कि आमतौर पर नजर नहीं आते, लेकिन फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निशा केसरी से। सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है जो बहुत छोटा होता है। सामान्यतः हमारे पेट में भी पाया जाता है केचुआ, वो भी एक सूत्रकृमि होता है। लेकिन पौधों में जो सूत्रकृमि पाया जाता है उसको हम आँख से नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है और बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन यह छोटा सा जंतु भी काफ़ी ज़्यादा हमारे फसलों को हानि पहुंचाता है क्योंकि सूत्रकृमि एक तरह का जंतु है और उसके मुंह में भाले के आकार का एक अंग बना होता है जिससे वो पौधों के जड़ों को छेद करता है। और ये छेद करने के बाद उस पौधों की जड़ों की कोशिकाओं से सारा द्रव चूस लेता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और इसकी वजह से पौधों में जड़ गांठ या जड़ में गलन, जलन, इस तरह के बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संक्रमित जड़ें विभिन्न आकार की गांठें बनाती है जिसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी और अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है जिससे ग्रस्त पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। सब्जियों में सूत्रकृमि ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। सूत्रकृमि भी बहुत तरह का होता है, लेकिन यह जड़गांठ सूत्रकृमि होता क्या है कि इसकी जो मादा होती है वो जड़ के अंदर जाके बैठ जाती है और पूरे जड़ को एक ही जगह बैठ के खाती रहती है। और एक मादा कम से कम 400 से 500 अंडे देती है और यह मिट्टी में पड़ी रहती है। और जब आप दूसरी फसल को आप लगाने जाते हैं तो उस फसल पर भी इसके बच्चे आक्रमण कर देते हैं और अंदर जाके उसको खाने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि जहाँ भी आप लगाने जा रहे हैं या जहाँ भी आप बिचड़ा ला रहे हैं उस मिट्टी की आप जांच कर लें और मिट्टी में जो सूत्रकृमि की संख्या है
सूत्रकृमि की संख्या जो आक्रमण करने वाले सूत्रकृमि की संख्या है, वो संख्या 2 निमेटोड 2 सूत्रकृमि पर ग्राम सॉइल से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपको उसमें उपाय करने की ज़रूरत है। सब्जियों में सूत्रकृमि के कारगर नियंत्रण के लिए सबसे पहले इनकी पहचान, रोगजनक रोग के लक्षण आदि का पहचान होना अति आवश्यक है, जिससे इसकी रोकथाम करने के विभिन्न उपाय अपनाने में आसानी हो सके और वर्तमान में बढ़ते हुए रासायनिक तत्वों के प्रयोग के कारण भूमि, जल, पर्यावरण, खाद्य पदार्थों के खराब होने और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को देखते हुए सूत्रकृमि नियंत्रण के लिए समन्वित रोग प्रबंधन का तरीका अपनाना चाहिए। तो इसके उपाय आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप पौधशाला को अच्छे से मिट्टी में नीम की खल्ली 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर में मिलाएं और उसमें आप फॉर्मेलिन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेलिन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, जिसका आप 30 मिलीलीटर फॉर्मेलिन प्रति लीटर पानी में मिला के और मिट्टी को मिला के और उसमें आप पॉलीथीन से ढक के कम से कम 1 सप्ताह आप उसको ढक के रखें। तो इससे क्या होता है कि जो सनलाइट आता है, जो सूरज की रोशनी आती है, उससे अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और ये फॉर्मेलिन भी उसको सूत्रकृमि को मार देता है, जिसके कारण आप जब उसमें बीज लगाने जाते हैं तो आपकी बीज संक्रमित नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये है कि जब आप पॉलीथीन हटाते हैं 1 सप्ताह के बाद, तो उसे 3 से 4 दिन मिट्टी को खूब अच्छे से हल्के कर दें, ताकि उसमें से फॉर्मेलिन का जो विषैला पदार्थ है वो निकल जाए और उसमें आप फिर बीज लगाएं। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है और अंत में यदि इन सब से रोकथाम नहीं हो तब रासायनों का प्रयोग करें। समस्या आ रही है 1-2 पौधा में, अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं और थाला बना के डालने के बाद आपको तुरंत उसमें पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा केमिकल में हम फ्यूराडॉन का ही इस्तेमाल केवल कहते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है डूंगरगढ़ जिला बीकानेर के किसान अर्जुन लाल ने। आप दीमक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो अर्जुन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दीमक पोलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम
दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।